वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से हम कैसे लड़ रहे हैं। हम सभी की कोई ना कोई रिलेटेड इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। तो ये जो कोरोना महामारी है ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। जैसा हमें पहले मालूम नहीं था कि ये कोविड-19 है क्या। जब तक मालूम चला तब तक बहुत सारे लोगों का देहांत हो चुका था। इंडिया एक बहुत सारे क्राइसिस में जूझ चुके थे। उसके बाद आया सेकेंड वेव आने तक हम में से बहुत सारे लोग जो थे हम बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए थे। हमें लग रहा था ये मीडिया हाइक है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके हम लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, हम लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर बिना जरूरत के भी घूम रहे थे। ऐसा करते सेकेंड वेव में भी बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हो गए। अब सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, कोविड-19 की थर्ड वेव। फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था बुजुर्ग लोगों में। सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था जो मिडिल एज के आदमी है, मिडिल एज के जो इंसान है उन लोगों में। और सुनाई दे रहा है कि जो थर्ड वेव है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं बच्चे। ये सुन के मैं थोड़ा घबरा चुकी हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरी एक छोटी सी बच्ची है अमायरा। एक माँ हमेशा चाहेगी कि अपने बच्चे का सलामती। तो मैंने इसलिए थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अगर थर्ड वेव बच्चों को हानि पहुंचा सकते हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम बच्चों के साथ ताकि हम थर्ड वेव को हमारे घर तक आने से रोक सके। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कोविड-19 जब आया था एक आदमी का जो इफेक्टेड है उससे दूसरे आदमी इफेक्टेड होता था। लेकिन अब ये महामारी जो है, ये जो कोविड-19 जो है वो धीरे धीरे एयरबॉर्न हो चुका है। और ये सुनाई में दे रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाला है जो कोविड-19 की, ये और भी शक्ति संचय करके आने वाला है। तो अगर ऐसा होगा या बच्चों का या बड़ों का किसी का भी बहुत ज्यादा बुरा हालत होने वाला है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई की और फिर मुझे पता चला कि अगर हम लोग कुछ टिप्स जो है वो अगर मान के चले जिंदगी में तो हम इस कोविड-19 को हमारे बच्चों तक आने से रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये टिप्स मारने से आपका बच्चा का कोविड नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे 10 टिप्सों के बारे में बातें करें जो टिप्स अगर हम मान के चले तो हो सकता है कि हम अपने बच्चे को थर्ड वेव से बचा सके। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1, वैक्सीनेशन। मैं बड़ों की वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे अगर घर में कोई भी बड़े हो, मैं, पापा, बच्चे के पापा, मम्मी, दादा, दादी, कोई भी हो, सभी लोगों को वैक्सीन कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन ले चुके होंगे तो हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ चुके होंगे और हमारी शरीर इजीली कोविड-19 के द्वारा इफेक्टेड नहीं होगा। तो फिर हम जर्म्स कैरी नहीं करेंगे और हम वो जर्म्स बच्चे को नहीं देंगे। तो सबसे पहला रूल है कि आप वैक्सीन ले लो। गवर्नमेंट से जो भी वैक्सीन मिल रहा है, प्राइवेट में जो भी वैक्सीन मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप जिस भी जगह से बिलोंग कर रहे हो, कोई भी वैक्सीन मिल रहा है तो बेझिझक ले लीजिए। किसी की बहकावे में मत आइए कि वैक्सीन लेने से ये होगा वो होगा। आप बहकावे में मत आइए। तो आप पहले वैक्सीनेशन खुद को कर लीजिए ताकि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये एक कारण हुआ। अब वैक्सीन कौन कौन ले सकता है? वैक्सीन हर कोई ले सकता है 18 साल के ऊपर के। 18 साल के नीचे के बच्चे के वैक्सीन अभी आए नहीं है। सुनाई में दे रहा है कि जल्दी आने वाला होगा 2 से 18 साल की वैक्सीन, लेकिन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो 18 साल के ऊपर की जितने भी सदस्य घर में है सब लोग वैक्सीनेट हो जाइए। सेकेंड है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो नहीं ले सकते, उसको प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड है जो लोग कोविड से रिक्वायर हुए 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर वो नहीं ले सकते। मतलब जैसे आपको अगर कोविड हुआ है और आप टेन्योर है वो 3 महीने तक अभी नहीं हुआ है तो आप नहीं ले सकते। 3 महीने के बाद आप ले सकते हो। तो ये 3 तरीके का इंसान है जो वैक्सीन नहीं लग सकते।
पहले सुनाई में दे रहा था जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग औरत होते हैं वो भी वैक्सीन नहीं ले सकते, लेकिन अभी वो मान्यता दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से और WHO की ओर से, तो आप ले सकते हो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो तो आप जरूर वैक्सीनेट हो सकते हो। मैं खुद लिए हूँ, हमारा मेरी 1 साल 4 महीने की है, वो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करती है और मैंने वैक्सीनेशन लिया है। मेरा दूसरा पॉइंट है बच्चों का वैक्सीनेशन। अगर बच्चों का कोई भी वैक्सीनेशन बाकी है तो प्लीज जल्दी जाइए और वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया है और इस वजह से बच्चों का जो वैक्सीन है वो पेंडिंग रहे, खास करके फ्लू के वैक्सीन। बच्चों का अगर कोई भी फ्लू का वैक्सीन बाकी रह गया है तो उसे देना जरूरी। पीडियाट्रिशियन जो है उन्होंने भी कहा है कि जो फ्लू के वैक्सीन होता है वो बच्चों को लेने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने तक बच्चों का कोई भी फ्लू, कोई भी वायरस से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तरीके की प्रोटेक्शन देता है। मेरा तीसरे पॉइंट है क्लीनलीनेस। आप घर को साफ सुथरा रखिए, अपनी जो भी आप फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, उसको साफ सुथरा रखिए। हर रोज फिनाइल से उसको क्लीन कीजिए। हर रोज बच्चे जो चीजों को छूता है उन चीजों को आप ध्यान रखिए कि वो सारी जगह आप रोज क्लीन कर रहे हो, ऐसा आप ध्यान रखिए। दूसरी बात तो ये है कि आप बाहर से आते ही आप बच्चे के संस्पर्श में मत आइए। आप पहले अपना हाथ मुंह धो लीजिए, फिर अपना कपड़ा चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे के संस्पर्श में आइए। तीसरी बात यह है, बाहर से लाए हुए कोई भी चीजों को बच्चों को हाथ मत लगाने दीजिए। आप सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही बच्चों को हाथ लगाना दीजिए। और चौथी बात यह है कि बच्चों को आप अपने इस्तेमाल किए हुए चीजों से खाना मत खिलाइए। जैसे कि बच्चे के खाना खिलाने की चम्मच, उसकी जो कटोरी, उसकी जो ग्लास, सब कुछ अलग होना चाहिए। आपके कोई भी झूठे चीजों से आप उसको खाना मत खिलाइए। और बच्चों को आप लिप किस मत कीजिए कि आप कुछ दिनों तक उसके ज़्यादा नज़दीक जाने से खुद को रोके, क्योंकि ऐसा करने से हम बच्चे को ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा जो चौथी पॉइंट है वो है ओवरवेट। किसी बच्चे को जो उम्र के हिसाब से वेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वेट होता है। तो पेडियाट्रिशियन का मानना है कि अगर कोई बच्चा ओवरवेट है तो वो जल्दी से जल्दी जो कोविड-19 के वायरस है उसको एडेप्ट कर पाएंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चे का वेट सही है या नहीं। आप कैसे ध्यान रखोगे? एक तो आप अपने पेडियाट्रिशियन की मदद ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से आपका जो बच्चा का वेट है वो सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो उसे किस तरह से कम किया जाए वो आप ध्यान रखिए। या तो फिर आप गूगल से सर्च कर लीजिए, उम्र के हिसाब से वेट का पता आप लोगों को चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो अभी भी हमारे पास वक्त है 1.5-2 महीने का, क्योंकि सुनाई में दे रहा है कि थर्ड वेव जो आने वाला है जो जुलाई और अगस्त में आने वाला है, तो फिर हमारे पास इतना टाइम है कि हम बच्चों का वेट जो है वो कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खाना बंद कर देना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन हम जो चीज़ों में फैट है वो चीज़ें कम कर सकते हैं। ऐसा करके हम बच्चों का जो बच्चा ओबेसिटी के शिकार है, जो बच्चा का ओवरवेट है, हम उसका वेट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं 5वां पॉइंट पे। मेरा जो 5वां पॉइंट है वो है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस मतलब हम जो बच्चों को खाना दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमें बच्चों को हरे साग सब्जी ज़्यादा देना होगा। हमें अगर कोई वेजिटेरियन है तो आप वेज दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई नॉन वेज है तो वो ज़रूर चिकन, मटन और एग का इस्तेमाल कीजिए, फिश का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार मिलता है। आप जब भी वेजिटेबल बच्चे के लिए चूज़ कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल चूज़ कीजिए। जैसे आप रेड, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर बच्चों के खाने में होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रीन कलर का कोई भी सब्जी ले लीजिए, कोई भी साग ले लीजिए। आप रेड कलर का रेड बेल पेपर ले सकते हो, रेड आप फ्रूट्स खिला सकते हो। ऐसे मतलब बच्चों को जो न्यूट्रिशन है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि बच्चों को कोई भी चीज़ कम ना हो। तो हमें उसके आहार में कोई भी समझौता नहीं करना है। कोई 2 साल के नीचे के बच्चा है तो उसको चिकन दीजिए, चिकन स्टू करके दीजिए,
और फिर आप मटन का जो लीवर होता है वो भी दे सकते हो, लेकिन मटन जो है आप 2 साल के ऊपर ही दो तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो नहीं ले पाते हैं, मटन थोड़ा सा भारी होता है, तो 2 साल के ऊपर ही आप बच्चों को मटन इंट्रोड्यूस करवाओ। लेकिन ये सारे खाना तो आप दे ही सकते हो। फिश के बहुत सारे जो जिंदा वाला मछली होते हैं, जिंदा वाला फिश होते हैं, उसे बहुत सारे पौष्टिक आहार हम लोगों को मिल जाते हैं, तो वो हम बच्चों को देंगे। तो ऐसा करके क्या होगा, हम बच्चों को अगर अच्छा न्यूट्रिशन दे पाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा। और हम कोई भी सीजनल फ्रूट दे देंगे, अभी जैसे मैंगो अवेलेबल है, अभी जैसे केला अवेलेबल है, अभी जैसे एप्पल अवेलेबल है, लीची अवेलेबल है, तो ये सारे जो भी सीजनल फूड है आप जितना हो सके आप बच्चों को दें। तो बच्चों का हम अगर पौष्टिक आहार दे पाएंगे तो बच्चे ऑलरेडी अपना शरीर में जो इम्यून है वो गेन कर पाएगी, और फिर वो कोई भी अगर बीमारी आए तो उससे लड़ने का क्षमता रख पाएगी। तो दोस्तों मेरा 6th पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर आपके बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर आप अपने बच्चों को विटामिन डी दीजिए। मैं विटामिन डी दीजिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि विटामिन डी हमारे जो शरीर है उसको इम्यून करते हैं, बड़ों को भी बच्चों को भी। तो बच्चों को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में रहता है, और फिर वो अगर छोटी बच्ची होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेटी रहती होगी, तो बाहर नहीं जाते होंगे, तो फिर उनके शरीर में जो है विटामिन डी की जो मात्रा है वो कम ही होता है। तो हमें उन लोगों को विटामिन डी देना चाहिए। जैसे अब हर सुबह आधा घंटे करके, कम से कम आधा घंटा 15 से आधा घंटे करके आप उसको विटामिन डी दीजिए। जैसे धूप में लेके जाइए, और धूप से हमें नेचुरल विटामिन डी मिलता है। बच्चे को एग योग दीजिए, सैल्मन फिश दीजिए, दूध की कोई भी आइटम दे दीजिए, दूध, पनीर, कार्ड कोई भी आइटम दे दीजिए, इससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। मशरूम दे दीजिए, उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ये खाना खाने से हमारे शरीर की जो विटामिन डी की जो लेवल जो बच्चों का कम होता है वो लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो इससे हम ये सारे जो चीजें हैं ये नेचुरल सोर्सेस है बच्चों को विटामिन डी दिलाने का। लेकिन अगर आपके बच्चों को और भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आपका डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे। तो आप अपने डॉक्टर की मदद से अगर डेफिशिएंसी है तो बाहर से आप उसको विटामिन डी के सिरप दे सकते हो। दोस्तों मेरा 7th पॉइंट जो है वो है बाथ और बॉडी मसाज। मैं इस पॉइंट में बहुत ज्यादा जोर देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम सभी उनको ऑयल मसाज करते हैं, और धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं हम ऑयल मसाज करना छोड़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मेरी बच्ची अभी 1 साल 4 महीने की है, वो यहाँ पे खेले ही इसलिए मैंने इस तरफ देखी। तो 1 साल 4 महीने की है, लेकिन मैंने अभी तक उसको ऑयल मैसेज करना छोड़ा नहीं है, और ना ही मैं छोड़ूंगी। जब तक मेरा हो सकेगा, जब तक वो ले पाएगी, जब तक मैं दे पाऊंगी, तब तक मैं उसका बॉडी मैसेज करते जाऊंगी। तो ऑयल मैसेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो बच्चे के डेवलपमेंट में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर रोज ऑयल मैसेज करते हो तो बच्चों अंदर से जो है वो इम्यून ले पाता है, और फिर उसके बाद आप उसको बर्थ करवाइए और रेगुलर बर्थ करवाइए। और बर्थ में आप हमेशा वार्म वाटर यूज कीजिए, जो गुनगुना वाला पानी होता है, हल्का वार्म वाटर वो यूज कीजिए। जिन बच्चों का रात को नींद का प्रॉब्लम है उनको रात को मसाज दीजिए और फिर रात को बात करवाइए, क्योंकि अभी तो गर्मी वाला सीजन है, अभी रात को भी बात करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी बात करवाइए तो वार्म वाटर में ही बात करवाइए। तो रेगुलर मसाज करवाने से हमारी मेंटल रिलैक्सेशन भी आता है, और हमारी बॉडी भी फिट रहता है, और हमारी अच्छे नींद भी आते हैं। तो बच्चों को ये सारी चीजों की बहुत जरूरत है। बच्चे अगर प्रॉपरली स्लीप ले पाएंगे तो ही बच्चों का जो इम्यून पावर है वो वृद्धि हो सकता है। और मेरा जो 8th पॉइंट है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बच्चे को अभी तक ब्रेस्ट फीड करवा रही हो तो कोई भी शंका में मत रहिए, आप अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू कीजिए। आप अभी उसको छुड़वाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं तब ऐसा होता है कि वो लोग बहुत सारे चीज जो है वो इंटेक नहीं कर पाते हैं, जो कि हम कर पाते हैं, हम बड़े लोग कर पाते हैं। और हमारे शरीर में ये सारी चीजों से हमारे शरीर का इम्यून वृद्धि होता है, वो बच्चों के शरीर में जाता है। तो हमारे दूध के दौरान बच्चे हमारे शरीर से जो पौष्टिक आहार है वो ले पाती है। कैल्शियम वगैरह की घाटती जो है वो बच्चों को नहीं होता है मदर्स मिल्क से। तो मदर को भी अच्छा खाना पीना करना चाहिए, और अगर कोई भी मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही हो तो इमीडिएट बंद मत कीजिए, क्योंकि आपके दूध से बच्चा को बहुत सारा पौष्टिक आहार मिलता है। तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा के रहिए।
और एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई मदर को कोरोना हो गई है, कोविड-19 से कोई मदर अगर जूझ रही है, तो उसे लग रहा होगा मुझे भी कोविड हुआ है तो बच्चों को भी कोविड हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से कोविड नहीं फैलता है। और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अगर आपको कोविड-19 है तो भी आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरा 9th पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। हम सभी को तो पता है कि कोविड प्रोटोकॉल क्या है क्या नहीं है, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं है। जो 2-2.5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको हमारे माँ बाप की ओर से हमें उनको समझाना चाहिए कि कोविड क्या चीज है और इससे हमारी बीमारी फैल सकता है, तो इसकी वजह से हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे छोटे से छोटा बच्चा भी अब समझ जाता है कि हैंड वॉश क्या होता है, तो हैंड वॉश करना उनको सिखाइए और इसको हैबिट में आप इसको डालिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही आप उसको कहते रहिए कि बच्चा जाओ जाके हाथ धो के आओ, तो बार बार हाथ धोइए। उसको सिखाइए कि नाक में मुंह में हाथ बार बार ना डाले घर में रहते हुए भी, और फिर बड़ों से जो कि बाहर से आ रहे हैं उनसे डिस्टेंस रखा जाए। और फिर 5 साल के ऊपर के बच्चे हो तो बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर डालें, क्योंकि 5 साल के नीचे की जो बच्चा है उनको मास्क डालना अभी मना किया गया है, तो क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो बच्चों का मास्क डालना मना है। लेकिन 5 साल के ऊपर की जो बच्चे हैं अगर बाहर जा रहे हो तो जरूर और जरूर मास्क डालिए। तो आइए दोस्तों, आते हैं हमारे अंतिम पॉइंट पे। वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को कोई भी बीमारी होती है तो पहले हम थोड़ा लाइटली लेते हैं। जैसे उसको कहीं चोट लगा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बर्फ दे दिया हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास इमीडिएट लेके नहीं जाते हैं, ये काम हमें नहीं करना है। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी फीवर आता है इस सिचुएशन में तो आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। इस पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को कोई भी छोटा मोटा बीमारी हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर्स के साथ बात करें। जैसे अगर बच्चे को थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो भी आप डॉक्टर को कॉल कीजिए कि डॉक्टर जुकाम हुआ है, क्या किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा बीमार हुआ है डॉक्टर, तो भी आप इग्नोर मत कीजिए, आप डॉक्टर के साथ जरूर उसके साथ आप कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, मेरी जो 10 पॉइंट थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख लिया। और अमायरा जो है वो बहुत टाइम से परेशान हो रही थी कि मम्मी क्या बातें कर रही है और किसके साथ बातें कर रही है। तो वो ऊपर बैठी हुई थी पलंग पे, लेकिन वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, तो मैंने उसको रहा नहीं गया और मैंने उसको गोदी उठा लिया है। और अमायरा देखिए हमारा स्माइल कर रही है। तो चलिए, अगर मेरी ये वीडियो अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो और थोड़ा सा भी मदद हो सके मेरी इस वीडियो के लिए, तो मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगी। और प्लीज हम लोग कोशिश करेंगे, ये 10 पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे और हम अपने बच्चों को हो सके तो सुरक्षित रख पाएंगे। तो आइए, इस वीडियो के एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मेरी इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज फ्रेंड्स शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में मैंने जो कहा ये सबको जानना जरूरी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज शेयर कीजिए। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में जो कि ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर। तो आइए, हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की। नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब लाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा। तब तक आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।